नमस्कार। आज दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आज दिन भर की बड़ी खबरें और उन खबरों की समीक्षा हमारे वरिष्ठ पत्रकार आप ओंकारेश्वर पांडे जी हैं और जो स्टार सन जो समूह है उसके आप संपादक, सन स्टार के संपादक हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर ओंकारेश्वर जी का स्वागत करने के साथ साथ ही धन्यवाद। यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट का आज एक बड़ा फैसला आया है दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने खरी खरी सुनाई है। दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण पर उसने चिंता जताई है और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भाई अब 2000 सीसी से ज्यादा की नई डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे और दिल्ली एनसीआर में यह आदेश 31 मार्च तक लागू कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर के ओंकारेश्वर जी एक बड़ा फैसला है। 2002 में इस तरह का एक फैसला आया था कि भाई कमर्शियल वाहनों को सुप्रीम कोर्ट ने उन पर पाबंदी लगा दी थी दिल्ली के अंदर, लेकिन अब जो डीजल से चलने वाली जो लग्जरी कारें हैं भी वो भी इस फैसले के बाद उस दायरे में आ जा रही हैं। कुल मिलाकर जो और उसके कारण से जो सामान बाहर से आता है वो ट्रकों से आता है दिल्ली के अंदर और उस पर पर्यावरण के बहाने कहिए या पर्यावरण के नाम पर जो उस पर एक तरह से चार्ज जो डबल कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी। उसके कारण से कहीं आपको ये नहीं लगता कि शहर के लोगों को कुछ ना कुछ चीजें महंगी मिलने जा रही हैं? देखिए, इस देश में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराखों पर, देश के सराखों पर, हम सबके सराखों पर, बिल्कुल। लेकिन ये जो हाल का फैसला हुआ है, लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है, बिल्कुल, कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं है। पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट क्या दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट है? प्रदूषण क्या सिर्फ दिल्ली में है? डीजल गाड़ियां क्या सिर्फ दिल्ली में चलती हैं? क्या पूरे देश से डीजल गाड़ियों को बंद करेंगे, बैन करेंगे? क्या पूरे देश में प्रदूषण की जानकारी आपको नहीं है? छोटे शहरों में यहां से दिल्ली से 10 गुना 20 गुना ज्यादा प्रदूषण है। उसके बारे में सरकार क्या फैसला कर रही है? ये राज्य सरकार का फैसला होता तो बात और होती। अगर सर्वोच्च न्यायालय फैसला कर रहा है तो उसे समूचे देश को ध्यान में रख के मुझे लगता है कि फैसला करना चाहिए। और अगर ऐसा जो वकील वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बात नहीं रख पा रहे हैं तो ये उनकी कमजोरी है। बिल्कुल। 2002 में जो फैसला हुआ था उस समय के अगर दिल्ली के प्रदूषण के उसको देखें, आप लेवल को देखें तो वास्तव में प्रदूषण बहुत ज्यादा था। 2002 से आज प्रदूषण बहुत कम हुआ है। तो प्रदूषण का ऐसा हैवोक भी ना क्रिएट किया जाए जैसा केजरीवाल साहब कर रहे हैं कि ऑड एंड इवन नंबर की गाड़ियां चलाएंगे। ये ऐसा ही फैसला है जैसा शीला दीक्षित की सरकार ने दिल्ली में वो जो प्रदूषण आप मानते हैं कि लागू किया। प्रदूषण एक बड़ी समस्या तो है, प्रदूषण समस्या है और बड़ी समस्या है। लेकिन इसके निराकरण के ये तरीके जो हैं, जो जनता को तुरंत असुविधा पहुंचा के या एकदम से अफरा तफरी का माहौल क्रिएट करके, अगर आप डीजल गाड़ियों को बंद करना चाहते हैं तो फेज वाइज बंद कर सकते हैं। जिसने उसमें इन्वेस्ट किया है, गाड़ियां जिसने खरीदी हैं या जो डीलर्स हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप इस पूरे प्रोसेस को देखिए ना, इस पूरे में कितनी इकोनॉमी लगी हुई है और अचानक कितना नुकसान इसका हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर प्रैक्टिकल तरीके से और समग्र तरीके से लेकिन जो लोग बीमार होंगे और अस्पतालों में जाएंगे और वो जो इकोनॉमी फिर खर्च होगी उसको आप उन पे चार्ज लगाएं। अगर दिल्ली में आप कह रहे हैं अन्य राज्यों की गाड़ियां नहीं आएंगी, तो आपको पता है कि अन्य राज्यों से क्या क्या वो सामान लेके आते हैं और वो कितना जरूरी है। उसमें दवाएं भी शामिल हैं। क्या उन दवाओं को हम रोक देंगे? हमें ये कहना चाहिए कि अगर जो पॉल्यूटिंग वाहन हैं उनको आप 10 टाइम्स ज्यादा चार्ज लगाइए। जनरल गाड़ियों पे चार्ज लगाने पे क्या? बिल्कुल ओंकारेश्वर जी, कई बातें जो हैं वो सामने आई हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार की ओर से वर्जन आ रहा है कि भाई पहले हम फैसले का अध्ययन करेंगे। लेकिन जो समस्या है अगर उस पर बात की जाए तो जो एमिकस क्यूरी है हरीश साल्वे, उन्होंने कहा है कि भाई दिल्ली में जितने वाहन हैं वो न्यूयॉर्क जैसे शहर को भी पीछे छोड़ दिया है दिल्ली ने, लॉस एंजल्स को भी पीछे छोड़ दिया है। इतनी ज्यादा संख्या वाहनों की हो गई है, करीब 85 लाख वाहनों का उन्होंने हवाला दिया है दिल्ली के अंदर।
ये फैक्ट है, वाहन बहुत ज्यादा संख्या में है यहाँ पर। मेट्रो जैसा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद भी हम संभाल नहीं पा रहे हैं नहीं, दिल्ली को। मेट्रो जैसा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हम कह तो देते हैं, लेकिन मेट्रो की रीच कहां तक है? अगर आप उन शहरों की बात करें जिनसे हम तुलना करते हैं, तो वहां मेट्रो की रीच हर जगह है। वो पूरी तरह, आज से 100 साल पहले ब्रिटेन में मेट्रो था, 100 साल पहले मॉस्को में मेट्रो था, और वो उनकी रीच हमसे कहीं ज्यादा है। हम तो मेट्रो के पहले चरण में हैं। अभी हमने शुरुआत 10 साल से की है और अब हम कुछ जगहों पे पहुंच लेकिन रहे हैं। अभी वो ये कह रहे हैं कि आपकी मेट्रो हमसे ज्यादा यहाँ अच्छी है। की, यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को पहले दुरुस्त करने की जरूरत है, ताकि लोग रोजमर्रा के काम तो कर सकें, जी सकें सबसे पहले। ये जरूरी है। वातावरण को शुद्ध करना, प्रदूषण को नियंत्रित करना आवश्यक है, लेकिन इस आवश्यकता को सिर्फ दिल्ली को केंद्र में रखते हुए नहीं सोचा जाना चाहिए। खास तौर से जब आप डीजल गाड़ियों को बैन करते हैं या किसी पर्टिकुलर उसको बैन करते हैं, तो आप इसको नेशन वाइड देखें ना, कि कैसे रोका जाए और इसके सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन भी हमें प्रोवाइड करना चाहिए, स्पेशली जब ऑड एंड इवन नंबर की गाड़ियों के बारे में हर घर में, हर उस जगह में पूछ लीजिए, हर आदमी परेशान है, भाई कल क्या होने वाला है, कल कैसे चलेंगे। तो ये इस तरह आतंक फैला के आप प्रदूषण को नियंत्रित नहीं कर सकते। स्टेप बाय स्टेप कदम उठाना चाहिए, और जो खासतौर से राज्य सरकारों को जो कदम सफाई के, स्वच्छता के उठाने चाहिए, वो नहीं उठाए जा रहे हैं। एक बड़ी खबर जो है जीएसटी पर आज फिर है। अरुण जेटली जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने अपने एक भाषण में कहा, उन्होंने अपनी ये बात सामने रखी है कि भाई जो पेट्रोल है और डीजल उत्पाद है, उन पर जो शुल्क है वो जायज है। जेटली ने ये भी कहा है कि उत्पाद शुल्क में वृद्धि जो है वो भी जायज है, और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई हम उचित वित्तीय प्रबंध कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने जो है अपनी बात यहां भी बेबाकी से रखी है, और उन्होंने एक बात ये भी कही कि भी राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा अगर पहली बार बिना बजटीय कटौती अगर की जाती है तो। और एक बार तत्कालीन संपर्क जो सरकार थी, उसने भी 1.20 लाख करोड़ की कटौती की थी। भारत को तेल की घटती कीमतों का लाभ भी उठाना चाहिए, यह भी उन्होंने कहा है, और इस कमी का फायदा उपभोक्ताओं को दिया गया है इस बिल में, यह भी उन्होंने कहा है। पेट्रोल की कीमतों में 20 बार और डीजल में 16 बार कटौती की गई है। ये सारी बातें जो हैं उन्होंने रखी हैं, और सरकार इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीद से थी कि भाई हम जो हैं इस बिल को इस सत्र में पास करा लें, और वो इसमें नाकाम रही है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि फ्लोर मैनेजमेंट की कमी रही है, जिसको सरकार जो है नेक्स्ट सेशन में शायद देखिए, देश को सियासी जो राजनीति है उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। जीएसटी बिल जो है वो जनहित में है, देश हित में है, ये सबको पता है। आप व्यापारी वर्ग से पूछ लीजिए, आम आदमी से पूछ लीजिए, जो थोड़ा बहुत जिसने जीएसटी बिल का अध्ययन किया है, वो चाहता है कि ये बिल पास हो जाए। लेकिन मसला ये है कि जिस समय कांग्रेस सरकार यही जीएसटी बिल लेके आई थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही थी। आज जब भारतीय जनता पार्टी उसी जीएसटी बिल को पास कराना चाहती है, तो बदले की भावना से समझ लीजिए सरकार फिर विरोध की राजनीति का शिकार हो रही है। मुझे लगता है कि इस मसले पर निश्चित रूप से आपने जो कहा, फ्लोर मैनेजमेंट या कोऑर्डिनेशन अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, ये एक बार फिर से प्रयास करना चाहिए। हालांकि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सोनिया गांधी को बुला के बातचीत की थी, मनमोहन सिंह भी थे, और कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन अभी तक मसला सुलझा नहीं है। और अब तो ऐसा लगता है कि 1 अप्रैल तक ये लागू नहीं ही हो पाएगा, 1 अप्रैल से जो लागू होना था। इसके बारे में कांग्रेस पार्टी को भी ज्यादा परिपक्व तरीके से राजनीति करनी चाहिए। इस समय तात्कालिक तौर पर जो राष्ट्रहित में है, जो देश हित में है, वह करना चाहिए, ना कि कांग्रेस हित में या भाजपा के अहित में हो। इसलिए एक बार सुन लेते हैं अरुण जेटली क्या कह रहे हैं इस पूरे। ओंकारेश्वर जी, एक बात जो है वो साफ दिखाई दे रही है, सरकार जो है उसकी ओर से भी वो सदन में उसने बहुत विनम्र रहने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भी कई, और ये तो एक मसला था, इसके अलावा भी बहुत सारे मसलों पर जो है सदन बाधित होता रहा, सब चीजें रही। तो ये सारी जो पिक्चर है, इसमें जीएसटी को तो ऐसा लग रहा है कि इस बार वो पास नहीं होगा, लेकिन आपको लगता है क्या, जैसा उन्होंने कहा भी कहीं इस बार नहीं तो अगली बार ये पास तो होगा, तो आपको लगता है कि जिस तरह का रस्साकसी जो है सियासत में चल रही है, उसमें से कोई नतीजा निकल पाएगा? अभी तत्काल कुछ नहीं लगता।
क्योंकि राज्यसभा में बहुमत जो है वो विपक्ष के साथ है और विपक्ष इस मूड में है कि सरकार को विधायी कार्य करने न दें। इसके लिए जब तक जो लार्जेस्ट पार्टी है कांग्रेस के साथ एक सहमति एक वो नहीं बनता है उसके साथ, तो तब तक मुश्किल होगा। कई प्रकार के समस्याएं वहां पर आएंगी और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी, क्योंकि वो इस देश पे लंबे समय से शासन करती रही है और ठीक है विपक्षी पार्टियों ने क्या किया है नहीं किया है ये अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अगर वही करती है जो पीछे हुआ है तो दूसरी पार्टियों में और आप में क्या फर्क रहेगा? फिर आप कब कैसे कह पाएंगे कि हम अलग हैं या हम विशेष हैं? बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये इस बचकानी राजनीति को, बदले की राजनीति को और उस तरह की राजनीति को खत्म करके राष्ट्रहित का ध्यान रखना चाहिए। इस समय देश हित के जो भी मसले हैं संसद में आ रहे हैं उसमें सभी पार्टियों को मिलजुल के उसका फैसला करना चाहिए। बिल्कुल, बाकी खबरों पर भी आगे बढ़ेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे अरुणाचल के सियासी संकट और दिल्ली में चल रहे नेशनल हेराल्ड के केस पर। के बाद आज दिन भर में आपका फिर से स्वागत है। हम यहां पर बात कर रहे हैं अरुणाचल के सियासी संकट की। ओंकारेश्वर जी हमारे साथ हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। अरुणाचल में सियासी संकट गहराया हुआ है। आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के कई नेता जो हैं वो प्रेसिडेंट से मिले हैं। उनका कहना यह है कि केंद्र वहां पर कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करना चाहता है। वहां पर यह है कि 1 महीना पहले ही स्पीकर ने वहां पर जो है सत्र बुला लिया है और वहां गवर्नर को माना जा रहा है कि इस तरह से वो है मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश। देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में सबसे पहले उनका नेचर समझना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश और जो कई अन्य राज्य हैं, असम को छोड़ के जो छोटे राज्य हैं, उनका शुरू से ये चरित्र रहा है कि जिसकी केंद्र में सरकार बनती है वो उसके साथ जाना पसंद करते हैं। मेघालय में भी आप देखेंगे, नागालैंड में भी आप देखेंगे, इन राज्यों में ये उनका नेचर रहता है कि सेंटर के साथ रहें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज अगर अरुणाचल प्रदेश में जो स्थितियां बन रही हैं, अगर कांग्रेस के विधायक भाजपा की तरफ जाना चाहते हैं या वहां लोग भाजपा और उसकी जो स्प्लिंटर्स ग्रुप की मिलीजुली सरकार बनाना चाहते हैं, तो इसके पीछे वो नेचर काम करता है। अब इसमें निश्चित रूप से राज्यपाल की अहम भूमिका है, स्पीकर की अहम भूमिका है और जाहिर है इस मसले को लेकर संसद भी बाधित है, राज्यसभा भी ठप रही है। यहाँ पर जितेंद्र सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है संसद जो बाधित रही उसको लेकर क्या कहा है, इसे भी सुन लेते हैं। ओंकारेश्वर जी, सदन को बाधित करना ये क्या बस एक सियासी एजेंडा मात्र है या इससे कुछ ज्यादा? जो आपको कांग्रेस के लिए ये बहाना निश्चित रूप से है, लेकिन आप इतिहास देखें, ऐसे ही मसलों पर पहले भी सदन बाधित होता रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे मसलों पे अन्य दलों ने या स्वयं भाजपा ने सदन को बाधित नहीं किया है। आज कांग्रेस पार्टी के सामने ये चिंता तो जरूर है कि उसकी एक और सरकार न चली जाए, अरुणाचल प्रदेश की सरकार, और इसमें राज्यपाल की भूमिका का भी प्रश्न जो है ये पहली बार खड़ा नहीं हो रहा है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार होगी तो भाजपा शासित राज्यों के यहाँ संकट होगा, वहां के राज्य परेशान होते हैं, मुख्यमंत्री परेशान होते हैं, और जब केंद्र में भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस के लोग शिकायत करते हैं। ठीक बात। हमें लगता है कि इन दोनों चीजों को समग्रता से, जब वो ये राजनेता कहते हैं कि देश देख रहा है, तो देश ये सब भी देख रहा है। बिल्कुल। अरुणाचल की इस पूरी कहानी को समझ लेते हैं। दरअसल अरुणाचल पर जो गतिरोध है, उस गतिरोध में अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार और भाजपा के बीच ये तेज हो गई है जो जंग है एक तरह से। बुधवार को प्रदेश की विधानसभा सील कर दी गई थी। भाजपा के 11 विधायकों ने राज्यपाल को अविश्वास प्रस्ताव भेजा। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल इसे लेकर राष्ट्रपति से मिला। सोनिया गांधी ने इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करी। कांग्रेस ने राज्यपाल पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। ये जो एक सारा मसला है, और एक तरह से कांग्रेस का ये कहना है कि भाई वहां पर गवर्नर जो हैं वो सारी के सारी जो वहां एक तरह से पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो रही है, ये उसने नाम दिया उसको, इसके सेंटर में गवर्नर हैं और वो सब केंद्र के इशारे पर कर रहे हैं। और उस पर हो सकता है कि अगर ये बात आगे बढ़ती है तो पार्लियामेंट को जो लोकजाम होता है रोजाना, वो और भी आगे इसी बहाने पर भी चलेगा।
निश्चित रूप से कांग्रेस इस पे शांत नहीं बैठेगी, लेकिन भाजपा के लिए भी भाजपा कुछ नहीं कर सकती। जिस समय किसी भी राज्य में अस्थिरता की स्थिति पैदा होगी, अगर 11 विधायकों ने वहां अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो फिर मुख्यमंत्री को उसका सदन में बहुमत साबित करना चाहिए। बिल्कुल। इसमें राज्यपाल की भूमिका स्वाभाविक रूप से आ जाती है। अब ये देखना है कि उस समय फ्लोर पर क्या स्थिति होती है, कितने विधायक किसके साथ जाते हैं। इस डिस्टेबलाइजेशन में कांग्रेस का जो आरोप है बीजेपी के ऊपर है, और जाहिर है अगर वहां बीजेपी के द्वारा अपॉइंटेड राज्यपाल नहीं होते तो वो ये आरोप नहीं लगा पाते। ठीक बात। यहां पर हम अगली खबर की ओर अगर चलें, नेशनल हेराल्ड से जुड़ी जो खबर है, वो खबर शायद बहुत महत्वपूर्ण है अभी भी, और वो आज इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है, आज इसलिए वो खबर महत्वपूर्ण हो गई है कि 19 तारीख को इस मामले में पेशी है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की। लेकिन मुद्दा यह है कि सूत्रों से ये खबर भी आ रही है कि भाई वो उसमें बॉन्ड नहीं भरने वाले हैं और वो जेल जाना ज्यादा पसंद करेंगे। ये जो सारा स्टैंड है, इस स्टैंड को एक बार अगर हम समझें तो आप ये, हां, बेल लेने की स्थिति में दोनों को जेल भेजा जा सकता है, ये भी एक बात उसमें शामिल है। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसी पिक्चर देश के सामने आती है, तो क्या लगता है आपको कि क्या किसी तरह की इसको जेल जाना कोई ऐसी बात नहीं है? और वैसे भी ये माना जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड केस जो है, ट्रस्ट में से पैसा इधर से उधर पार्टी को देना, जो भी कुछ है, वो कोई बहुत उस तरह का नहीं है कि इनको कोई एक तरह से बहुत बड़ा अपराध या बहुत बड़ा लंबे टाइम तक के लिए जेल जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि कोर्ट से इनको रिलीफ मिल जाएगा उस मामले में। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल सिंपैथी मिल सकती है? देखिए, कांग्रेस का प्रयास यही है। मुद्दा अगर माने तो बहुत गंभीर है, नहीं माने तो कुछ भी नहीं है। नहीं इसलिए माने कि आजकल सभी राजनीतिक दलों में इस तरह के केसेस आपको दिखाई देते हैं, और उसके बाद वो सारे नेता संसद में वापस दिखाई देते हैं, तो इसलिए कोई बड़ा मसला नहीं है, बहुत छोटा मसला है। उस छोटे मसले पर जिस तरह से सियासत कांग्रेस कर रही है, उसके साफ साफ दिखाई देते हैं कि उसका मकसद दो है। एक तो ये कि सरकार पर ये ब्लेम हो कि उसने जानबूझ के इनको पेनलाइज किया और राहुल गांधी सोनिया गांधी के ऊपर इस तरह से प्रयास किए। हालांकि इसमें कोर्ट का केस है और जो चाहे कोर्ट में ही होना है जो होना है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ये इशारा कर रही है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं जो उसमें इन्वेस्टिगेशन में और उसमें लगी हुई हैं, उनका भी रोल होता है। तो एक तरफ सरकार को कटघरे में खड़ा करना, दूसरी तरफ जनता की सहानुभूति हासिल करना। और जैसे कि 1977 के बाद जब वो घटना हुई थी, इंदिरा गांधी एक दिन के लिए भी जेल गई, तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस ये सोच समझकर ये कोशिश कर रही है, लेकिन चाहे 2 दिन के लिए ही सही। उस समय इंदिरा गांधी जो हैं वो एक तरह से पीड़ित की भूमिका में वो, ठीक है, लोगों ने उनको देखा। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज सोनिया गांधी या आज कांग्रेस में स्टैंड लिया जाता है? देश की जनता बड़ी उदार है। इस देश की जनता लालू यादव को भी माफ कर देती है। दोबारा इतना वोट मिलने का क्या मतलब है कि जनता ने उन्हें कहीं माफ किया है? कहीं ना कहीं हम मानते हैं बुद्धिजीवी वर्ग या अदालत या मीडिया उनको क्रिटिसाइज करता है, लेकिन जनता ने माफ किया है इस तरह कई नेताओं को। तो इस देश की जनता इतनी उदार है कि वो 2 दिन 4 दिन के लिए जेल चले गए तो वो सारा दाग धुल जाएगा और इशू बदल जाएगा। इशू ये हो जाएगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को प्रताड़ित किया जा रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की यही रणनीति। बिल्कुल। ये बहुत बहुत शुक्रिया ओंकारेश्वर जी आपका। कुल मिलाकर यह है कि क्या अपनी रणनीति में कांग्रेस कामयाब हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज दिन भर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।